जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ का मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जो कि आपने सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने की योजना बना रहे हैं या फिर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ जाने का साधन क्या क्या है, कुल कितना खर्चा आएगा, खाने पीने और स्टे करने की कैसी व्यवस्था होगी वहाँ पर, और आपको कितने दिन की प्लानिंग बनानी चाहिए और वहाँ पर कहाँ कहाँ घूमे। साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो वहाँ पर घोड़े खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या खर्चा होगा और वो कहाँ से मिलेगा, तो आज के इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि केदारनाथ जाने के लिए आपको एक परफेक्ट प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का एक विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। और मैंने जो सारे कमेंट्स पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल यही है कि हमें केदारनाथ बाबा की यात्रा तो करनी है, पर प्रॉपर सोर्स नहीं पता कि वहां तक कैसे पहुंचे और वहां पर ठहरने की क्या व्यवस्था होगी। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो पर्पस यही है कि आपकी सारी क्वेरीज को मैं एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को फ्यूचर में भी देख सकें, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बराबर अपलोड होते रहते हैं, जिससे आप यात्रा से संबंधित आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे। तो केदारनाथ की यात्रा सोनप्रयाग से शुरू होती है और सोनप्रयाग तक पहुंचने के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के लिए अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो आप देहरादून एयरपोर्ट तक फ्लाइट से आ सकते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं या फिर जिस भी शहर से हैं, आपकी फ्लाइट देहरादून के लिए अवेलेबल है तो आप देहरादून तक आ जाइए। अन्यथा आप दिल्ली आकर दिल्ली से भी देहरादून के लिए फ्लाइट पकड़ सकते हैं। तो फ्लाइट का भी सफर आपका सिर्फ देहरादून एयरपोर्ट तक ही हो पाएगा, क्योंकि उसके आगे का सफर आपको सोनप्रयाग के लिए बस या कार से ही करना होगा। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है ट्रेन का ऑप्शन। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। मोस्टली जो लोग आते हैं वो हरिद्वार या ऋषिकेश ही उतरते हैं। हरिद्वार तक हमारी सभी प्रमुख ट्रेनें आती हैं, जबकि ऋषिकेश तक सारी ट्रेनें नहीं जाती हैं। इसके आगे का सफर आपको बस से ही करना होगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले सोनप्रयाग पहुंचना होगा। तो सोनप्रयाग जाने के लिए तीनों रेलवे स्टेशन से आपको बस अवेलेबल हो जाएगी। सोनप्रयाग हरिद्वार से 230 किलोमीटर, देहरादून से 250 किलोमीटर और ऋषिकेश से 210 किलोमीटर पड़ेगा। और इसके अलावा आप सोनप्रयाग तक रेंट वाली कार लेकर भी डायरेक्टली जा सकते हैं, बाइक से भी आप जा सकते हैं और आप अपनी कार लेकर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर से ही डायरेक्ट सोनप्रयाग तक अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं। अब चौथा ऑप्शन है आपके पास, वो है टैक्सी का। आप प्राइवेट टैक्सी वहां पर रेंट कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी की बुकिंग आप हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 5वां ऑप्शन है वो है बस का ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होता है। कम से कम बजट में अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बस ही लेनी पड़ेगी। अब बस के लिए आपको क्या करना है, आपको देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार से बस ले सकते हैं। मोस्टली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्रैवलर्स की बस हरिद्वार और ऋषिकेश में देखने को मिल जाएगी। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो सबसे सस्ते ऑप्शन की बात करूं तो आप बस का ही प्रयोग करें। हरिद्वार बस स्टैंड हरिद्वार रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। हरिद्वार और ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस अवेलेबल होती है। हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड से पहली बस मॉर्निंग में
3:30 बजे से चलना स्टार्ट हो जाती है और फिर लास्ट बस चलती है सुबह करीब 7 से 8 बजे तक। अगर रास्ते में कोई भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये बस आपको 8 से 10 घंटे में सोनप्रयाग तक पहुंचा देगी। गवर्नमेंट रोडवे की बस का किराया 350 रुपए से 400 रुपए तक और प्राइवेट ट्रेवलर्स की बस का किराया 500 रुपए से 550 रुपए तक होता है। अब बात करते हैं कि आपको बस की टिकट कैसे लेनी चाहिए। आप हरिद्वार या ऋषिकेश बस स्टैंड में जाकर भी बस की टिकट डायरेक्ट ले सकते हैं या फिर ट्रैवल एजेंसी के काफी सारे काउंटर्स आपको बस स्टैंड के बाहर मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी सोनप्रयाग तक जाने के लिए डायरेक्ट बस की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि रेड बस, मेक माई ट्रिप या गो आईबीबो पर जाकर अपने बस की एडवांस में टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको किराया थोड़ा ज्यादा पे करना होगा, जो कि 1000 रुपए से 1200 रुपए तक हो सकता है। ये जो आप टिकट बुक करवाओगे वो एक दिन पहले ही करवा लो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में जो गाड़ी चलती है उसी से आपको जाना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, अगर आपको बस डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए नहीं मिलती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं सोनप्रयाग तक पहुँचने के। पहला, आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक का टिकट ले लीजिए, जो कि लगभग 250 रुपए के आसपास आएगा, और आप रुद्रप्रयाग से चले जाइए गुप्तकाशी। वहां से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी और वो आपसे 100 रुपए के आसपास लेंगे। गुप्तकाशी से आप सोनप्रयाग के लिए एक शेयर टैक्सी ले लीजिए, जो कि वहां से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी होती है और उसका वो 100 रुपए से 120 रुपए चार्ज करते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है हरिद्वार से गुप्तकाशी तक का डायरेक्ट टिकट ले लीजिए, जो कि लगभग 350 रुपए के आसपास आएगा, और आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के लिए शेयर टैक्सी से जा सकते हैं और उसका आपको 100 से 120 रुपए के आसपास चार्ज लगेगा। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। जैसे आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं तो लगभग आपको 4 से 5 बजे का टाइम हो जाएगा। हो सकता है आपको शाम के 6 भी बज जाएं। सोनप्रयाग पहुंचते ही आप वहां पे होटल सर्च करके होटल ले लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है तो ठीक है, वरना आप वहां जाकर भी अपने लिए होटल ले सकते हैं। अब जो सोनप्रयाग का आपका स्टे रहेगा वो लगभग आपको 200 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि वहां पर सीजन चलता है। आपके दर्शन करने के लिए जो बेस्ट टाइमिंग है और जो मंदिर खुला रहता है वो मई से लेकर नवंबर तक मंदिर खुला रहता है। तो मई और जून ये जो 2 महीने होते हैं ये वहां के लिए पीक सीजन होते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ इसी समय पर होती है। तो उस समय 200 रुपए वाला जो रूम होता है वहां पर आपको 4000 रुपए में भी नहीं मिलता। अगर मैं मानसून सीजन की बात करूं तो जुलाई अगस्त के महीने में वहां पर बहुत अधिक बारिश होती है, तो उस टाइम पर बहुत कम लोग जाते हैं। मानसून का सीजन आप जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा रहेगा। वहां पर कभी भी लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और अगर मैं केदारनाथ मंदिर जाने के लिए बेस्ट टाइम की बात करूं तो मेरा ओपिनियन होगा कि अगर आप भीड़ भड़ाके से दूर बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सितंबर लास्ट में या अक्टूबर में जाएं। वहां पर भीड़ कम रहेगी और आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं होटल को लेकर। सोनप्रयाग में नॉर्मल होटल आपको 200 रुपए से 4000 रुपए तक देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको डबल बेड या फिर 4 बेड देखने को मिल जाएगा। दूसरा, अगर बजट ऑप्शन की बात करूं तो डॉर्मेट्री की फैसिलिटी भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके लिए वो आपसे 300 रुपए से 400 रुपए पर पर्सन पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। इससे भी कम में आप वहां पर रह सकते हैं। वहां पर बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं और वो पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपीज का चार्ज करते हैं, जिसके अंदर वो आपको एक मैट्रेस, एक पिलो और एक ब्लैंकेट दे देंगे और साथ ही साथ क्लॉक रूम दे देंगे आपको अपना सामान रखने के लिए। तो इस तरह से आप 100 रुपए देकर भी वहां पे एक नाइट स्टे कर सकते हैं। अब आपका सोनप्रयाग में स्टे करने की व्यवस्था हो गई है, तो आप वहां पर खाना खाइए और एक रात स्टे करिए। अगले दिन सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए, 4, 5 या 6 बजे तक आप तैयार हो जाइए और आप सोनप्रयाग से चले जाइए गौरीकुंड, जिसकी दूरी सोनप्रयाग से 4 से 5 किलोमीटर
किलोमीटर की होती है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पर शेयर जीप की व्यवस्था की गई है जो कि 50 रुपए का किराया लेकर आपको गौरीकुंड तक छोड़ देंगे। गौरीकुंड पहुंचकर गौरीकुंड में गौरी माता का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। वहां पर एक गर्म पानी का कुंड भी है, अगर आप चाहें तो उसमें स्नान भी कर सकते हैं और अपनी आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैदल जाने वालों के लिए जो पैदल ट्रैक करेंगे, क्योंकि मैंने भी पैदल ही ट्रैक किया था। अब जो मुझे रास्ते में जो चीजें मिली थी अब मैं वो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। जब आप पैदल ट्रैक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए पानी, क्योंकि प्यास बहुत लगने वाली है। वहां पर जो झरने हैं साफ सुथरा पानी होता है, वो आपको हर 10 से 15 मिनट में देखने को मिल जाएंगे, तो आपको पानी की कोई भी समस्या नहीं होने वाली। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपको काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लेके जाना है स्पेशली गर्म कपड़े। चाहे आप किसी भी टाइम पर जा रहे हो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखिएगा। कई बार वहां पर आपको स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा चूंकि वहां का मौसम चेंज होता रहता है, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और घाटी बनी हुई है, तो वहां पर बारिश कभी भी आ सकती है। तो इसके लिए आपके पास रेनकोट और छाता होना ही चाहिए, उसे लेकर जाना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप चप्पल में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है, क्योंकि पैदल ट्रैक जो है वो फिसलन से भरा हुआ होता है। कई बार बारिश होने की वजह से तो आपके स्लिप होने का खतरा भी होता है, इसलिए मैं आपको शूज रिकमेंड करूंगा कि आप शूज पहनकर ही जाएं। इसी तरह आपको जगह जगह पर वॉशरूम की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट एड सेंटर की भी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने साथ मेडिसिन जरूर लेकर चलिए। आप पेन किलर या मूव का स्प्रे भी जरूर साथ लेकर जाइएगा। मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो वहां पर एयरटेल का नेटवर्क सबसे बढ़िया होता है, और अगर आपके पास जियो की सिम है तो कॉलिंग की सुविधा जियो में आपको आसानी से मिल जाएगी। आप अपने साथ पावर बैंक भी जरूर कैरी करिए। इसके अलावा आप अपने साथ में स्नैक्स भी थोड़े बहुत लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो केदारनाथ जाने की यात्रा करने से पहले आपको जाननी जरूरी थी, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं वहाँ पे खाने के सिस्टम की। तो वहाँ पर थाली सिस्टम होता है जो कि आपको 100 रुपए से 120 रुपए में मिल जाएगा। हर 1 से 2 किलोमीटर के बाद आपको वहाँ पर खाने के स्टॉल्स मिल जाते हैं, तो खाने को लेकर भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना खुद का व्हीकल लेके जा रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही पार्किंग में लगा दीजिए, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स लेके जाने की परमिशन नहीं होती है। अब मैं आपको बता दूं कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 5 तरीके हैं। 5 में से पहला तरीका है जो कि सबसे सस्ता है, वो है पैदल यात्रा, और पैदल यात्रा करने में ही सबसे ज्यादा एडवेंचर मिलता है। आप वहां के प्राकृतिक नजारे लेते हुए जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लाइफ में एक बार पैदल जरूर जाओ। और केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में जो लगने वाला टाइम है वो 6 से 8 घंटे या कभी कभी 8 से 10 घंटे भी लग सकता है। मैंने जब अपनी पैदल यात्रा की थी तो मुझे 6 से 6.5 घंटे लगे थे। और अगर आप स्लोली चलोगे और ज्यादा तेज नहीं चल पा रहे हो, या फिर जिसकी एज ज्यादा है तो वो थोड़ा स्लो ही चलेंगे, तो उस कंडीशन में आपको 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप सोनप्रयाग से सुबह जल्दी निकलें ताकि आप केदारनाथ मंदिर तक जल्दी पहुंच जाएं। दूसरा जो आपका सोर्स है वो है घोड़ा खच्चर, जिसके लिए वो आपसे 2300 रुपए से 2500 रुपए के आसपास बोलेंगे, बट बार्गेन होता है वहां पर, तो आप बार्गेन जरूर करिएगा, जो कि लगभग 1700 रुपए से 1800 रुपए में आपका घोड़ा बुक हो जाएगा। घोड़े से आपको मंदिर तक जाने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तीसरा तरीका है जो है पालकी का। वीडियो में जो आप देख रहे हैं इसी तरह से लगभग 4 लोग होते हैं पालकी में, और आपको बीच में बैठा दिया जाता है। इसके लिए वो आपसे 5000 से 7500 चार्ज करते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से बार्गेन कर लीजिए, और इसमें आपको केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं। चौथा तरीका है वो है आपका पिट्ठू बोल सकते हैं। इसके लिए वो आपसे 1500 रुपए से 2000 रुपए के आसपास बोलेंगे, तो आप अपने बजट के हिसाब से बार्गेन कर लीजिए। अब इसके बाद जो 5वां और सबसे आखिरी तरीका है वो है हेलीकॉप्टर का। अगर आप अपनी यात्रा पैदल नहीं करना चाहते, या फिर अगर आप एक ही दिन में मंदिर के दर्शन करके वापस आना चाहते
रहे हैं तो मात्र 2340 रुपए देकर आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सोनप्रयाग आने की जरूरत नहीं है। वहां पर 3 हेलीपैड बने हुए हैं, गुप्तकाशी, फाटा और सेरसी। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अलग से चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा सुबह सुबह शुरू करते हैं तो शाम तक केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अगर मंदिर के आरती की समय की बात करें तो पहली आरती सुबह 6 बजे और दूसरी आरती शाम को 6 बजे होती है। मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक गेट खुला रहता है। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। दर्शन करने के लिए अगर आप मई जून के पीक सीजन में जा रहे हैं तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है, और अगर आप अपनी यात्रा सितंबर के एंड या अक्टूबर में कर रहे हैं तो आपको आधा से 1 घंटे में बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे। तो आप लाइन में लग के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब आपको करना है केदारनाथ में स्टे। केदारनाथ मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर पहले आपको एक बेस कैंप पड़ेगा। तो बेस कैंप में ही भक्तों के रुकने की, ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहीं पर गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल GMVN के 3 गेस्ट हाउस हैं जिनके नाम है नंदी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड और स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स। नंदी कॉम्प्लेक्स में पर पर्सन के हिसाब से आपको 800 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा नंदी कॉम्प्लेक्स सेकेंड में 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। और अगर आप स्वर्गारोहिणी कॉम्प्लेक्स में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेपरेट रूम की व्यवस्था होती है जिसके लिए 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाता है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप यहाँ पर पूरी हाइट बुक कर सकते हैं जिसमें 7 से 8 बेड लगे होते हैं और जिसका किराया 7000 से 8000 के लगभग लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इन रूम की बुकिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप वहां पहुंचकर फैसिलिटी देखकर आप रूम बुक कर लें तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इन रूम की बुकिंग 99% ऑनलाइन एडवांस में ही हो जाती है और आपको वहां पर रूम की अवेलेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के सारे रूम्स पहले ही ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। इसलिए आपको अपनी यात्रा करने से पहले ही इन रूम की बुकिंग 1 से 2 महीने पहले ही करवा लेना चाहिए। आपको यहाँ पर एडवांस बुकिंग करने के लिए GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप उस पर जाकर अपने लिए डॉर्मेट्री और रूम को बुक कर सकते हैं। जिस दिन आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंचेंगे तो आप उस दिन मंदिर के अच्छे से दर्शन कर लीजिए, खाना खाकर आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद तो आप नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठेंगे तो सुबह की 6 बजे की आरती में शामिल हो जाइए। आरती होने के बाद वहाँ पे दर्शन स्टार्ट हो जाएंगे और केदारनाथ मंदिर का जो सुबह का नजारा होता है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ी शिला आपको देखने को मिलेगी। ये शिला वही है दोस्तों जो 2013 की आपदा आई थी तो पर्वत से एक बहुत बड़ा टुकड़ा ठीक मंदिर के पीछे आकर यहाँ पर रुक गया था, जिससे पानी का जो बहाव था वो 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई। अब इसे भगवान की महिमा ही कहेंगे कि पत्थर का बीच में आना और यहाँ से पानी का 2 मार्ग में बट जाना। भीमशिला के बाद आपको थोड़ा ही आगे चलने पर आदि शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ पे जरूर विजिट करिएगा। और अगर आप वहाँ पर साइट सीन करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भैरव बाबा के मंदिर के लिए। वहाँ के लिए आपको एक्स्ट्रा दिन देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप भैरव मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। उसकी दूरी मंदिर से लगभग आधा से 1 किलोमीटर की होती है, तो आपको पैदल यात्रा करके ही वहाँ पर जाना होगा। तो आप भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करने जरूर जाइएगा। दूसरा स्थान है वासुकी ताल। इसके अलावा अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप वासुकी ताल भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। और तीसरे स्थान की बात की जाए तो वो है गांधी सरोवर। ये आपको मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर
पड़ता है तो आप मंदिर से वहां पर गांधी सरोवर भी जा सकते हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए। अब सोनप्रयाग से जब आप मंदिर से गौरीकुंड के लिए वापस प्रस्थान करेंगे तब आपको अपनी पैदल यात्रा ही करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि अब आप जब नीचे आएंगे तो ये आपको उतार मिलेगा। अब आप गौरीकुंड पहुंच चुके हैं, वहां से सोनप्रयाग आ जाइए। अब जब आप वापस सोनप्रयाग से हरिद्वार के लिए वापस जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुबह मॉर्निंग में ही 3 बजे बस मिलना स्टार्ट हो जाती है और लंच से पहले ही वहां से बस चलती है। लंच के बाद हरिद्वार ऋषिकेश के लिए सोनप्रयाग से कोई भी बस आपको नहीं मिलने वाली। तो आपका जो प्लानिंग है वो आप अपनी प्लानिंग इसी हिसाब से रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ की पूरी यात्रा को करने में आपको टोटल कितने दिन लगेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपको 4 दिन का स्टे लेना पड़ेगा, 2 दिन जाने के लिए और 2 दिन वापस आने के लिए, क्योंकि अगर आप केदारनाथ मंदिर से वापस गौरीकुंड के लिए आएंगे तो भी आप अपनी पैदल यात्रा ही करेंगे। यहाँ पर मैं केवल हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक और वहां से वापस हरिद्वार तक आने के लिए बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको टोटल 4 दिन लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुल खर्चे की। यहाँ पर आपको कुल खर्चा कितना आएगा। तो कुल खर्चे को मैंने 3 भाग में कैटेगराइज किया है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति का खर्चा 3000 से 3500 तक हो सकता है। ये जो मैं खर्चा बता रहा हूँ ये ऑफ सीजन सितंबर अक्टूबर के लिए बता रहा हूँ। यहीं पर अगर आप ऑन सीजन यानी कि मई जून में जाते तो ये खर्चा आपको 5000 से 7000 तक भी हो सकता है। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं और अगर आप घोड़ा खच्चर का प्रयोग करते हैं जाने के लिए तो ये लगभग आपका 7000 से 8000 तक पड़ सकता है। और अगर मैं लास्ट में बात करूं हेलीकॉप्टर से यात्रा करने की तो आपका कुल खर्चा 10,000 से 12,000 तक एक व्यक्ति का हो सकता है। तो ये था हमारा केदारनाथ बजट यात्रा का कंप्लीट विवरण। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई यात्रा के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।